वेलकम वंस अगेन। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है सोर्स सिंक इंटर रिलेशनशिप। हिंदी में हम कहेंगे स्रोत सिंक अंतर संबंध। प्लांट फिजियोलॉजी का ये टॉपिक है और पेपर सेकंड के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है। सोर्स सिंक इंटर रिलेशनशिप समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक वीडियो के द्वारा आपको इसको समझाने का प्रयास करती हूँ। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जहाँ पर हाथ का निशान है वो सोर्स है, फ्लोएम दिख रहा है, जाइलम दिख रहा है। हम सोर्स की बात करते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था सोर्स जो होती हैं वो ग्रीन लीव्स होती हैं, जहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। और जब हम सोर्सिंग इंटर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हम उस फूड मटेरियल के ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं, उसके ओरिजिन से लेकर जहाँ पर कि वो बन रहा है वहाँ से वो सिंक तक, जहाँ पर कि उसका यूज़ होना है, उपभोग होना है, वहाँ तक वो कैसे पहुँच रहा है। तो हम उसका सोर्स सिंक क्या इंटर रिलेशनशिप अंतर संबंध क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि ये यहाँ पर आप देखेंगे हरी पत्तियाँ में भोजन बना और ये भोजन जो है वो फ्लोएम के अंदर प्रवेश करेगा। तो जिसको हम कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे लोडिंग। ठीक है, तो लोडिंग प्रोसेस टोटली एक्टिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस यानी एटीपी का इस्तेमाल होता है। तो एटीपी का इस्तेमाल क्यों होना आवश्यक होता है? क्योंकि जब भोजन फूड मटेरियल सोर्स से फ्लोएम के अंदर प्रवेश करता है तो ये प्रोसेस तब तक जारी रहती है जब तक कि डिफ्यूज़न दोनों इक्विलिब्रियम ना आ जाए। लेकिन यहाँ तो पूरे सॉल्यूट को फ्लोएम में आना है तो उसको अब प्रेशर की आवश्यकता होगी और एनर्जी की आवश्यकता होगी, और वो एनर्जी एटीपी से प्राप्त होती है। तो वो एटीपी लेकर पूरा फूड मटेरियल जो है वो फ्लोएम में आ जाता है। इसका पूरा पाथवे जो है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि किस तरह से कहाँ कहाँ से होके ये प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये एक्टिव प्रोसेस इसलिए हो जाती है। अब क्या होता है, लोडिंग के बाद जो फूड मटेरियल यहाँ पर प्रवेश कर गया, यानी सॉल्यूट जो है वो अब जब इस कोशिका में आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इसका बढ़ जाएगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जहाँ जहाँ पर इसकी पूरी जो लोडिंग होती है वहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, और यही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो जल की आवश्यकता रखता है, क्योंकि सॉल्यूट का बढ़ गया तो वो जल अब वो कहाँ से लेगा, वो जाइलम से ले लेगा। जाइलम से जल क्यों लेगा? क्योंकि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। तो ऑस्मोसिस के द्वारा कम ऑस्मोटिक प्रेशर से जल अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ आएगा। जाइलम जो कि जल रखती हैं, यहाँ से ये अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ प्रवेश करेगा थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अब ऑस्मोसिस से यहाँ पे जल आया तो अब प्रेशर तो क्रिएट करेगा। अब सॉल्यूशन जो बन गया यहाँ पर, तो ये कोशिका स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। अब कोशिका फूल गई यानी एक टर्गर प्रेशर लगा, टर्जिडिटी बढ़ गई उसकी, तो क्या उत्पन्न हो गया? टर्गर प्रेशर। यहाँ पे टर्गर प्रेशर बढ़ गया। यहाँ का टर्गर प्रेशर बढ़ता है तो नीचे का यानी जहाँ सिंक का जो बात आती है उसके टर्गर प्रेशर में कमी है। ठीक है, तो ऊपर का टर्गर प्रेशर सोर्स जहाँ लोडिंग हुई वहाँ का टर्गर प्रेशर और नीचे का टर्गर प्रेशर में डिफरेंस है। तो फूड मटेरियल नीचे की तरफ अगर इसकी आवश्यकता है तो नीचे की तरफ जाएगा। अगर सिंक जो है, जो भी प्लांट है उसमें सिंक अगर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ सिंक यानी उपभोग अगर एपेक्स की तरफ चाहिए या फ्रूट्स बन गए वहाँ चाहिए, तो यहाँ से बीच वाले भाग, नीचे बीच वाला जो भाग है यहाँ से फूड या तो नीचे जाएगा या फूड जो है वो ऊपर जाएगा। क्योंकि अभी हम रूट की बात कर रहे हैं तो केवल हम डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ से ये पूरा ऊपर से नीचे की तरफ मास फ्लो या बल्क फ्लो होगा। क्यों बल्क फ्लो होगा? यहाँ हम लिख देंगे इसको बल्क फ्लो। बल्क यानी सहती, पूरा मास फ्लो के रूप में ऊपर से नीचे की तरफ ये आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट अलग है, ऊपर ज़्यादा है और नीचे की तरफ टर्गर प्रेशर कम है। तो यहाँ पर फूड मटेरियल, वाटर, ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे की तरफ प्रवेश करेगा। अब आप देखिए, ये एनिमेशन के माध्यम से हम देखेंगे इसको कि किस तरह से ये
पूरा सैप जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ प्रवेश कर रहा है। कहाँ से? सोर्स से सिंक की तरफ प्रवेश कर रहा है। अब ये सिंक की तरफ आ गया तो अब इसका क्या होगा? अनलोडिंग होगी। जो प्रोसेस ऊपर हुई थी यानी सोर्स से लोडिंग हुई थी, तो अब यहाँ फ्लोएम से वापस सिंक में अनलोडिंग हो जाएगी। तो ये पूरा जो खाद्य पदार्थ आया था वो यहाँ पर आकर अनलोड हो गया, इसे हम कहेंगे अनलोडिंग। ये भी एक एक्टिव प्रोसेस होता है। अनलोडिंग इज ऑल्सो एन एक्टिव प्रोसेस। और पूरा सॉल्यूट जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। पूरा सॉल्यूट जब सिंक पर पहुँच गया तो अब क्या बचता है यहाँ पर? वाटर। ठीक है, अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो गई तो ये ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर वापस जाइलम में प्रवेश कर जाएगा। तो ये जाइलम में वापस यहाँ पर प्रवेश कर गया और इस तरह से ये प्रोसेस हुआ ऑस्मोसिस। ठीक है, अब वीडियो के बाद हम इसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इस चित्र के द्वारा ही, जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसके द्वारा ही इसको बनाकर ही समझाएंगे, इसके बनाकर ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब इस चित्र में आप देखेंगे कि जो अभी इस वीडियो में एनिमेशन में दिखाई दिया था वही का वही यहाँ पर सोर्स दिख रहा है, वही यहाँ पर सिंक दिखाई दे रहा है और लोडिंग का प्रोसेस, यहाँ लोडिंग लिखा हुआ है। यानी कि सुक्रोज या फूड मटेरियल जो यहाँ बन रहा है वो फूड मटेरियल यहाँ से प्रवेश कर रहा है कंपेनियन सेल में। जैसा कि अभी मैंने वीडियो में भी बोला था कि पूरा पाथवे में आपको अभी आप बताऊंगी आगे। कंपेनियन सेल जो कि फ्लोएम एलिमेंट होती हैं और वहाँ से इसका ये ट्यूब में, फ्लोएम ट्यूब में प्रवेश होता है। और ये अभी मैंने आपको बोला टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट क्यों उत्पन्न होता है। क्यों टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट उत्पन्न होता है? क्योंकि जाइलम से वाटर भी यहाँ पर आ रहा है। अब ये नीचे की तरफ इसकी फ्लो होता है, बल्क फ्लो होता है और ये यहाँ पर इसमें अनलोड कर दिया जाता है चूँकि रूट सेल को अगर इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन हो रहा है। और इसी तरह अगर एपेक्स को आवश्यकता होती है तो वो पूरा का पूरा फूड मटेरियल सोर्स से जब लोड होगा तो सिंक जब इसका एपेक्स हो जाएगा तो ये वहाँ पर जाकर तो अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो इस तरह से ये बदलता रहता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो अब आप देखेंगे कि ये हो गया। अब यहाँ पर वाटर जो है वो वापस जाइलम में आता है और जाइलम का पूरा प्रोसेस वाटर जो है वो इस तरह से चलता रहता है। तो एग्ज़ाम में इस चित्र के द्वारा आप इसको पूरा समझाएंगे। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ। मीज़ोफिल सेल जो कि लीफ में है वो प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल करेंगी। ये फूड मटेरियल जो है वो डिफ्यूज़न के द्वारा कंपेनियन सेल से होता हुआ सीप ट्यूब में आता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग। और ये लोडिंग एक एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट इसको यहाँ पहुँचाना, फूड को सोर्स से फ्लोएम तक पहुँचाना होता है। जब फूड मटेरियल यहाँ पहुँचता है तो वाटर का ऑस्मोसिस के द्वारा यहाँ प्रवेश होता है और वो पूरा सैप जो बनता है सॉल्यूशन वो नीचे की तरफ प्रवेश करता है और यहाँ पर अनलोड कर दिया जाता है सॉल्यूट्स को, खाद्य पदार्थ को। इस प्रोसेस को कहते हैं अनलोडिंग। और वो जहाँ पहुँचता है जो यूज़ करने वाला होता है भाग, उसको हम कहते हैं सिंक। और जल जो है वो वापस जाइलम में प्रवेश कर जाता है और इस तरह से ये सोर्स और सिंक का अंतर संबंध होता है। ये साइकिल की तरह काम करता है और ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि रियल जो पाथ होता है, जैसे हम सेल की बात, लीफ की बात करते हैं तो लीफ की ग्रीन सेल मेसोफिल सेल्स होती है। तो मेसोफिल सेल से ये जब फ्लोएम में आता है तो वो कहाँ कहाँ से होकर उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस लीफ के स्ट्रक्चर में इसको समझते हैं। लीफ में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये टीएस ऑफ लीफ है, आप देख पा रहे हो। और टीएस ऑफ लीफ में पेलिसेड सेल्स हैं मेसोफिल सेल की तरह और स्पॉन्जी सेल्स हैं ना। ये दो क्लोरेन कायमा है ना, हरे उत्तक हैं जहाँ पे फूड मटेरियल बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो जो बना हुआ फूड मटेरियल होता है वो सबसे पहले इंट्रासेल्यूलर स्पेसीज में आता है। ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आप देख रहे हैं, इन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में आकर वो प्रवेश करता है। जब इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में वो आता है
तो इन इंटरसेलुलर स्पेसेस से उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है बंडल शीथ सेल। यहाँ तक वो पहुँच गया, यहाँ से वो पहुँचेगा बंडल शीथ। ठीक है, बंडल शीथ जो होती है वो हर पौधों में नहीं होती है, C4 प्लांट्स में होती है, मोनोकॉट्स में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बंडल शीथ है तो बंडल शीथ में जाएगा, नहीं तो वो फिर जाएगा फ्लोएम एलिमेंट्स में। ये फ्लोएम दिख रहा है तो उसका प्रवेश होता है फ्लोएम में। ठीक है, तो मीजोफिल सेल से इंटरसेलुलर स्पेस से बंडल शीथ अगर प्रेजेंट है तो बंडल शीथ, और बंडल शीथ से ये जाता है फ्लोएम में। अब फ्लोएम में भी वो ट्रांसलोकेशन किसके द्वारा हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, सीव सेल्स के द्वारा। ठीक है, तो वो सीव सेल्स के द्वारा प्रवेश करता है। अगर हम एक फ्लोएम एलिमेंट की बात करते हैं, फ्लोएम सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्लोएम एलिमेंट है। तो फ्लोएम एलिमेंट के कितने पार्ट होते हैं, ये सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है एनाटॉमी में, 4 भाग होते हैं, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा, कंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स या सीव ट्यूब्स। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पर सीव ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, पेरेनकाइमा दिखाई दे रहा है और कंपेनियन सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा कि लीफ के मीजोफिल सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेस से बंडल शीथ और बंडल शीथ से फ्लोएम में। तो फ्लोएम में सबसे पहले कहाँ जाएगा, फ्लोएम पेरेनकाइमा में। किसकी हम बात करते हैं, फूड मटेरियल जो कि लोड होगा कहाँ पर, फ्लोएम में, लीफ से फ्लोएम में। तो फ्लोएम में सबसे पहले कहाँ आ रहा है, फ्लोएम पेरेनकाइमा में। फ्लोएम पेरेनकाइमा के बाद क्या है, कंपेनियन सेल, तो ये कंपेनियन सेल में जाएगा और उसके बाद ये जाएगा सीव ट्यूब में। तो ये मार्ग उसका रहेगा फ्लोएम एलिमेंट्स में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जब हम जाइलम और फ्लोएम परमानेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं, जब जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जाइलम जो होते हैं वो डेड टिश्यूज़ होते हैं, जबकि फ्लोएम जो होते हैं अलाइव हैं, जीवित हैं, है ना। जीवित क्यों हैं, क्योंकि उनका अपना एक सेल सैप है, उसमें कोशिका द्रव्य है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि मशीनरी जो होती है, मशीनरी से मतलब यहाँ पर है कोशिका के जो कोशिकांग हैं वो कोशिकांग नहीं होते, और वो कोशिकांग जो होते हैं वो किसके यूज़ करता है, कंपेनियन सेल के। कंपेनियन मतलब क्या होता है, साथी। ठीक है, तो ये सीव एलिमेंट्स जो होते हैं, सीव ट्यूब जो होती है वो इस कंपेनियन सेल के सहारे अलाइव है, इसलिए ये इसकी कंपेनियन सेल कहलाती है। ये इसका साथ देती है, इसका साथी है, तो ये इसको अपना पूरी मशीनरी जो होती है सेल की वो यूज़ करने देती है। ठीक है, तो अब पाथ ऑफ लोडिंग की अगर हम बात करें तो पाथ ऑफ लोडिंग अब हम यहाँ देख सकते हैं, ये पाथ ऑफ लोडिंग जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। मीजोफिल सेल से कहाँ पहुँचा, इंटरसेलुलर स्पेस में। इंटरसेलुलर स्पेस से किस में, बंडल शीथ में, इफ बंडल शीथ इज प्रेजेंट। अगर ये कंडीशनल है, अगर बंडल शीथ प्रेजेंट है। अब चला जाएगा वेस्कुलर बंडल में। वेस्कुलर बंडल में कहाँ पहुँचता है, फ्लोएम में। तो फ्लोएम में सबसे पहले किस में जा रहा है, फ्लोएम पेरेनकाइमा में। फ्लोएम पेरेनकाइमा के बाद कंपेनियन सेल्स में, और कंपेनियन सेल्स के बाद सीव ट्यूब्स में। ठीक है, तो ये एक्चुअली कई बार नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, पाथ ऑफ लोडिंग का पाथ है फ्रॉम सोर्स से फ्लोएम में जब फूड मटेरियल आ रहा है। हम सिंपली जब डायग्राम तो बना देते हैं ना, हमने जब डायग्राम बनाया, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, हमने डायग्राम में क्या दिखाया, डायग्राम में मीजोफिल सेल्स दिखाए, कंपेनियन सेल दिखाए और सीधे फ्लोएम ट्यूब दिखा दी। लेकिन इसके बीच में भी कुछ सेल्स हैं, तो रियल पाथ जो होता है वो उसका ये रहता है। ठीक है, मीजोफिल सेल, इंटरसेलुलर स्पेस, बंडल शीथ, फ्लोएम पेरेनकाइमा, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स, ये पूरा पाथ है जो कि आपको याद रखना है। अब हम सोर्स और सिंक की बात करते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो भी इतने भी उदाहरण दिए, जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया, वो सब कब था, जबकि रूट जो है वो काम करता है किसका, सिंक का,
और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि जो अपलोडिंग हो रही है फूड मटेरियल की वो यूज़ होती जाए। अगर उसका यूज़ होना बंद हो जाएगा तो सोर्स से लोडिंग भी बंद हो जाएगी। कहने का मतलब अगर अनलोडिंग बंद हो जाएगी तो लोडिंग भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा प्रोसेस चलता रहे, उसके लिए कि यूज़ होता रहे, उस फूड मटेरियल का यूज़ होता रहे। तो दो अवस्थाएं पौधे के जीवन में आती हैं, एक वेजिटेटिव फेज होती है और एक रिप्रोडक्टिव फेज होती है। वेजिटेटिव फेज की अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति में सोर्स सिंक जो रिलेशनशिप है वेजिटेटिव अवस्था के अंदर, उसमें पत्तियां जो होती हैं एज यूजुअल एक सोर्स का काम करती हैं और सिंक जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी कौन से? वेजिटेटिव पार्ट, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट्स हो सकते हैं। वो रूट हो सकती हैं, वो स्टेम हो सकते हैं और वो यंग ग्रोइंग तरुण पत्तियां जिसे हम कहते हैं यंग लीव्स हो सकती हैं, है ना। तो जो मेच्योर लीव्स जो बनाएंगी फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल यानी जो सुक्रोज है, ग्लूकोज, जो भी शुगर मटेरियल है, वो लीव से वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान रूट्स में जाएगा, स्टेम में जाएगा और यंग लीव्स में जाएगा। क्योंकि यंग लीव्स जो डेवलपिंग लीव्स हैं अभी अपना भोजन खुद इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं कि वो उनके लिए पर्याप्त हो। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव फेज के दौरान है। अब वेजिटेटिव फेज के दौरान अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल सभी प्रकार का ट्रांसलोकेशन होगा। ठीक है, तो कायिक अवस्था में क्या होता है? पादप के ऊपरी भाग में जब पत्तियां स्थित पत्तियों से भोजन का जो ट्रांसलोकेशन है वो ऊपर की ओर होता है। नीचे जो पत्तियां होती हैं वो नीचे की तरफ ट्रांसलोकेशन करती हैं और जो बीच की पत्तियां होती हैं वो दोनों दिशाओं में यानी दाएं और बाएं लेटरल ट्रांसलोकेशन का काम करती हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा, ट्रांसलोकेशन की क्रिया तभी होती है जबकि जो लोडिंग वाला प्रोसेस जहाँ पर सिंक वाला जो भाग है वो उसका निरंतर उपयोग करता रहे, यानी उसको खर्च करता रहे। अगर उपयोग नहीं होगा तो वो प्रोसेस भी वहीं स्टॉप हो जाएगी, सोर्स और सिंक का जो रिलेशन है वो वहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, दूसरा सोर्स सिंक रिलेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या होगा? अब जब पौधे की अवस्था बदलती है, पौधा जब अपनी डेवलपमेंट वाली स्टेज में काई से रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है, तो ऐसी अवस्था में सोर्स तो लीव्स ही रहती हैं लेकिन सिंक बदल जाता है। सिंक क्या हो जाते हैं? अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो जाते हैं। पहले फ्लावर हो जाता है, फिर फ्रूट हो जाता है और अल्टीमेटली सीड हो जाता है। सीड में प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ भरा हुआ रहता है। तो इस तरह सिंक बदल जाएगा। अब ये क्या होता है कि जब एनुअल प्लांट्स होते हैं तो एनुअल प्लांट्स में जड़ों में और पत्तियों का निर्माण जो है वो रुक जाता है। जब रिप्रोडक्टिव फेज आती है तो इससे क्या होता है कि जो ज़्यादातर खाद्य पदार्थ जो होता है उसका ट्रांसलोकेशन जो होता है वो अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी तरफ होने लगता है। इससे इन पौधों में जो बीज निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तब तक ये प्रभाव चलता रहता है और सिंक का कार्य फ्लावर, फ्रूट और अल्टीमेटली बीज करते रहते हैं। तो वो सिंक जो है वो अब बदल गया है। तो ज़्यादातर खाद्य पदार्थ जो होता है वो अंत में बीजों में जाकर इकट्ठा हो जाता है, बीज उसको प्रयुक्त करते हैं। और अगर बहुवर्षीय पौधों की बात करते हैं, जब उनमें कायिक तथा जनन अवस्था उनमें कायिक और जनन अवस्था साथ साथ रहती है, क्योंकि वो प्रतिवर्ष उनमें रिप्रोडक्टिव फेज भी आती है, प्रतिवर्ष उनमें कायिक अवस्था वापस आती है। तो ये जब साथ साथ चलती रहती है तो जो सोर्स और सिंक है उन पौधों में बदलता रहता है। कायिक अवस्था में अलग होता रहता है और उसकी रिप्रोडक्टिव अवस्था में अलग रहता है। ठीक है, वापस दोहराती हूँ कि सोर्स सिंक इंटर रिलेशनशिप रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के दौरान, रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान एनुअल प्लांट्स में जो वार्षिक पौधे हैं
उनमें अलग अलग रहती है, उनकी एक सर्टेन ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद उनमें रिप्रोडक्टिव फेस आती है। तो ग्रोथ में सिंक अलग हो जाता है और रिप्रोडक्टिव फेज में सिंक अलग हो जाता है। और जब हम बहुवर्षीय पौधों की बात करते हैं तो उनके तो प्रतिवर्ष ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव फेज चलती रहती है ऑल्टरनेट। तो उनमें प्रतिवर्ष इस तरह से ये ऑल्टरनेट सिंक बदलता रहता है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू।